हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2015 जो उस समय AIPMT के नाम से होता था। पहले बच्चों, अब हमारा नीट हो रहा है, तो पहले हमारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से पेपर होता था। तो 2015 का पहला क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करूं आपसे, क्या है इस क्वेश्चन में कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस क्या है, r है। और आपसे पूछा गया है कि अगर इसमें n रोटेशन पर सेकेंड है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना होगा सेंटर पे। तो बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको ये पता होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा, ठीक है, कोई भी हमारा कॉइल में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फुल का कितना होता है, म्यू नॉट Ni/2r। अगर मैं आधी कॉइल कर लेता है यहाँ पे, तो आधे में क्या होता, आप इसको जो भी आपका ऊपर का डेटा है आपको याद नहीं करने इतने फॉर्मूले, उसका आधा कर देना है 4r। अगर 1/4 होता तो आपको अगेन उसका 1/4 कर देना है ऊपर वाले का, या आप बोल सकते हैं कि आधे का भी आधा कर दूंगा, तो 8r। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सेक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर हमारा सेक्टर होगा, कोई एंगल थीटा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों, वही वैल्यू आएगी म्यू नॉट Ni/2r। बस कंडीशन क्या है, इनटू हो जाएगा θ/2π का। ठीक है। बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप इसमें निकाल सकते हैं मैक्सवेल के क्लॉक रूल से, जिसमें आपको पता होगा जैसे अगर कोई ऐसे नॉर्थ है, नॉर्थ की डायरेक्शन कब होगी, या आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज कब होगी, जब आपकी करंट ऐसे बह रही है, और साउथ में कब होगी, ये हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक हमारे ये बनाने का आइडिया है थोड़ा नॉर्थ और साउथ का। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालो। तो होना तो ये चाहिए था आंसर, लेकिन आप देखिए इसमें n रोटेशन पर सेकेंड लिखा है, तो n रोटेशन पर सेकेंड लिखा है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। यहाँ पर करंट नंबर ऑफ टर्न की कोई बात नहीं हुई है, जब तक नंबर ऑफ टर्न की कोई बात नहीं होगी आप n को 1 रखेंगे, तो म्यू नॉट I/2r, तो ये हो गया। ठीक है। अब आप बताइए मुझे, तब भी कोई आंसर मैच नहीं हुआ, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, आपने पढ़ा होगा I की वैल्यू होती है Q/T। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो E/T हो जाएगी। और 1/T, जो बच्चों अगर ये T के टर्म में होता तो मैं ये यूज़ करता, लेकिन T के टर्म में भी नहीं है, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा, Q एक फॉर्मूला होता है Ne/T। ठीक है। अब आप देखेंगे जो आपका Q है, यहाँ पर n रोटेशन पर सेकेंड दिया है। ठीक है। तो Q आप एन जब रखेंगे, या आप ऐसे करिए, इसको हटाइए, E/T है, n रोटेशन पर सेकेंड, मतलब जो 1/T है वो n है, तो इसका मतलब है n हो जाएगा। तो आप n की वैल्यू आप I की जगह रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट Ne/2r। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका यही है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका पूरे कॉइल का हो गया, और जब आप इसका आधे का निकालेंगे, पूरे का 2r है, आधे का तो निकालना ही नहीं है, वो तो मैंने आपको डिटेल बताया, क्योंकि ये जो वीडियो है ये क्या है, ये नीट के क्वेश्चन है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप देख सकते हैं हमने 1/T था तो इसको हमने n कर लिया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम A to B फ्रॉम पाथ A to B एज सोन इन फिगर। तो आपसे कह रखा है इसमें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालिए। ठीक है। तो A to B आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, पहली बात। अब आप देखिए A to B जो प्रोसेस है बच्चों, A to B में आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला होता है NCV∆T, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए मैंने NCV∆T किया। अगर प्रेशर चेंज होता तो मैं NCP∆T करता।
तो अब डेल्टा टी की जो बात है ये हमें यहाँ पर नहीं दी है, आप इसमें देख सकते हैं आपको डेल्टा टी कहीं नहीं दिया है, ठीक है। या आप बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन सी डेल्टा टी। तो टी तो आपको दिया ही नहीं है, टाइम टेम्परेचर कहीं नहीं दिया है, तो आपको एक रिलेशन पता है बच्चों, जब भी आपको टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा आप इस रिलेशन से निकालेंगे। तो यहाँ से जब आप टी निकालते हैं तो टी कितना हो जाएगा, पी वी ओवर एन आर। तो दो टेम्परेचर के लिए जब आप निकालेंगे T2 माइनस T1 डेल्टा टी हो जाएगा। तो T2 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम P2V2, एन तो नंबर ऑफ मोल है कांस्टेंट रहेंगे, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा, माइनस P1V1 किसी टेम्परेचर T1 पे, और ये भी NR, ठीक है। अब ये आपका डेल्टा टी हो गया। तो इस डेल्टा टी की वैल्यू रख देते हैं हम। एन की वैल्यू हमें 1 मोल दिया है तो एन तो 1 दिया है। सी की जो वैल्यू है बच्चों वो है डायटोमिक, तो डायटोमिक का आपको सी पता होना चाहिए, 2/5 आर होता है डायटोमिक का, ठीक है। और डेल्टा टी की वैल्यू निकालने के लिए आप ये डेटा यूज करेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी लगाया तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो टी इक्वल टू पी वी ओवर एन आर। तो डेल्टा टी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो डेल्टा यू की वैल्यू मैंने ये डेल्टा टी यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या है, डेल्टा टी है, और जो मेरा एन आर था नीचे था, और सी वी की वैल्यू रखी, सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी तो आंसर निकल के आ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखें आपको P2 दिया है, ये टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो P1 कितना दिया है 5, P2 कितना दिया है 2, ठीक है। और किलो पास्कल लिखा है तो 5 × 10⁻³ और ये नीचे 2 × 10⁻³ और वहीं अगर आप देखें वॉल्यूम दिया आपको, जब P1 5 था तो V1 4 है, जब P2 2 था तो V2 ये है। तो आप इसमें वैल्यू निकाल के डेल्टा टी निकाल लीजिए और यहाँ पे सारी चीज़ें रख के जो भी आएगा एन आर ऐसे आ जाएगा, आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अगेन 1 है, ये 1 हो जाएगा। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो आएगा 20 किलो जूल, और नेगेटिव में 20 किलो जूल, ठीक है, माइनस में आएगा। तो सेकंड ऑप्शन का सही है। थर्ड क्वेश्चन है, when two displacement represent by y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, आपको दो दिए हैं, आपको क्या दिए हैं, आपको दो वैल्यू दी हैं। जैसे एक दिया है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये आपको पहला दिया है। और अगर आप दूसरे की बात देखें तो दूसरा कितना दिया है, y2 इक्वल टू b cos ओमेगा टी। अगर बच्चों इसको आप साइन के ही टर्म में लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, सुपर इम्पोज किए हैं तो सिंपल हार्मोनी का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो अगर इसको आप साइन के टर्म में लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो वेव है इनके बीच में जो फेज है वो कितना है, 5/2 है। एम्पलीट्यूड जब हम निकालते हैं किसी दो वेव में तो क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर साइन इस साइड है तो कॉस ये है, तो परपेंडिकुलर बीच में, तो इसका क्या हो जाएगा a² + b², ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा a² + b²। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी वाला है। और यहीं पर बच्चों अगर आपसे मान लिया जाए किसी और का भी पूछा जाए, ये मैं ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए, ठीक है। तो y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, y2 इक्वल टू b cos ओमेगा टी, तो दोनों को रिजल्टेंट के ये आ गया। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, नॉर्मली एक वेव फंक्शन पूछा जाता है तो आप उसका डायरेक्ट जो भी साइन से आगे है पहला जो प्रेजेंट है वो लिखेंगे, तो ये हो गया। अगर दो साइन कॉस इस फॉर्म में प्लस में है तो उसका हमेशा √a² + b² होगा, और अगर प्रोडक्ट में है तब भी उसका आगे वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो सबसे आगे है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में वेलोसिटी दी है और आपसे पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज। तो भैया आपको पता होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर x दिया है, x से मुझे v में जाना है तो मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, और अगर मुझे v से a में जाना है तो मैं इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपको डिफ्रेंशिएशन करना है और आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने अपनी काइनेमेटिक्स सीरीज में भी ये बातें बताई हैं, ये आप तभी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तभी करना जब आपका एक्स टी का फंक्शन हो, वी टी का फंक्शन हो, ए टी का फंक्शन हो। अगर आपका v एक्स का फंक्शन है बच्चों
तो आपको जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा v dv/dx, इससे आप निकालेंगे। ठीक है, ये आया कैसे? देखो, आया तो उसी फॉर्मूले से dv/dt था, मैंने dx/dx से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको इंटरचेंज करूँगा तो dv/dx तो dx/dt, तो ये जो है ये वेलोसिटी है, तो यहीं से मैंने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, यहीं से मैंने ये फॉर्मूला बनाया। तो जब भी आपको वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो आप इसे ही यूज कीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये वेलोसिटी थी, ये मैंने यहाँ पर नोट डाल भी दिया है आपके लिए। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x⁻⁻2n है, तो ये यहाँ पे आया -2n-1 हो गया। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप मैच करेंगे x⁻⁻4n-1, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज मारिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन में दिया है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज RAL एंड द रेडियस ऑफ टेलिनियम इज नियरली। तो अगर उसकी RA है तो आपसे पूछा गया है कि टेलिनियम की रेडियस कितनी होगी बच्चों। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, जो आपको एल्युमिनियम दिया है, आपने न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ा होगा मॉडर्न में, कि हमारा रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, R=R0a⁻1/3। किसी भी न्यूक्लियस की अगर आपको रेडियस लिखनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, R=R0a⁻1/3। अब यहाँ पर आप दोनों के लिए लगाइए R0a⁻1/3। जैसे आप दोनों के लिए लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया। अब दोनों के लिए जब हम लगा रहे हैं तो पहले के हमें कही रखी है कि R एल्युमिनियम है, दूसरे की हमें निकालनी है, तो मैंने ये फॉर्मूला 2 बार यूज़ कर लिया। ठीक है, ए जो है बच्चों यहाँ पे वो हमारा एटॉमिक वेट है, तो जो इस फॉर्म में लिखा रहता है हमारे सिंबल में, तो मैंने लिखा, तो आंसर आ जाएगा 5/3 Rn। तो जस्ट कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन वाईडी एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर 1 mm अपार्ट। तो जो स्लिट है उनकी डिस्टेंस 1 mm अपार्ट है, और आपसे कहा गया है और मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है बच्चों कि एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट इज ऑफ वेवलेंथ 5 नैनोमीटर इज यूज, उसको हमने यूज किया। आगे करा, व्हाट विल बी विथ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल। तो 10 मैक्सिमा डबल कह रहा है और सिंगल मैक्सिमा इन सेंट्रल में सिंगल स्लिट पैटर्न देखना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो 10 डबल स्लिट हैं वो आपके सेंट्रल मैक्सिमम सिंगल स्लिट के अंदर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है बच्चों की, आपको डबल स्लिट की विड्थ पता होनी चाहिए एंगुलर। तो अगर इस क्वेश्चन को हम डील करें तो आप देख सकते हैं डी दिया है, 2 स्लिट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डी कहते हैं, लैम्डा दिया है। तो एंगुलर विड्थ डबल की जो होती है β/d, तो उसको हम λ/d से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगल की जो होती है वो 2λ/d होती है। क्या होती है, 2λ/d। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, 10 एंगुलर विड्थ ऑफ डबल इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ ऑफ सिंगल। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो जो डबल है उसकी जो एंगुलर विड्थ होगी वो इससे डबल होती है। ठीक है, जो एंगुलर विड्थ डबल की है λ/d, वो सिंगल में डबल की डबल होती है, मतलब डबल के केस में आधी होती है। ठीक है, तो दोनों को मैंने यहाँ रखा और कैलकुलेट करा तो डिस्टेंस आ गई 0.2 mm। तो 2 फॉर्मूले आने चाहिए थे यहाँ पे, इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल स्लिट हुज विड्थ a इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इफ d इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो बच्चों जो इसमें आपका ये सोर्स है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो जनरली ऐसे होता है, जैसे सोर्स है, ठीक है, यहाँ से कोई वेवलेंथ लैम्डा है और ये डिस्टेंस हमारी d है, तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है, तो जो लीनियर विड्थ होगी r के इक्वल टू, आप देखेंगे एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस, तो यहाँ पे लीनियर विड्थ आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इनटू एंगल। तो यहाँ एंगल, टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा लिया इन डी, और इसका जब सॉल्व करा इसमें जो थीटा की वैल्यू है ये लैम्डा है और इसमें अपर्चर साइड ए है,
तो थीटा हो जाएगा लैम्डा बाई ए, यहाँ पर पुट करा तो ये हमारा आंसर आ गया। एक प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डिफ्रैक्शन आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और कांस्टेंट पोटेंशियल आप जैसे ही उस पर लगाओगे तो कौन सी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों जो करंट क्वांटिटी है इस केस में हमारी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on observing light from 3 different stars P, Q, R, it was found that intensity of violet color maximum in spectrum P, and intensity of green color is maximum in spectrum R, and the intensity of red color is maximum in Q. तो TP, TQ and lambda TR are respectively absolute temperature PQR, then it can be conclude that। तो आपको तीनों के टेम्परेचर दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन। तो बच्चों पूरे चैप्टर में हमारा एक ही रिलेशन होता है, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये हमारा विबग्योर का रिलेशन है। तो विबग्योर के रिलेशन में ये हमारा रिलेशन है। अब आपसे कह रहा है कि जो देखो रिलेशन क्या होता है, हमारा जो कलर का है वो विबग्योर ऐसे होता है, ऐसे जाने पे हमारी लैम्डा इंक्रीज होती है, या आप बोल सकते हो रेड की मैक्सिमम होती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, आपसे कहा गया है कि PQR है और वॉयलेट कलर, तो सबसे कम जो होगी वो वॉयलेट की होगी, मतलब P वाले की होगी। उसके बाद दूसरी लाइट आपको ग्रीन दे रखी है, तो उसके बाद फिर ग्रीन की होगी जिसको हम Q कह रहे हैं। उसके बाद आपको लास्ट में रेड दे रखा है, तो रेड की मैक्सिमम होगी जिसको हम, ये P है, अच्छा ग्रीन ये R है, ठीक है, P है और ये R है और रेड वाला Q है, ठीक है। PQR ध्यान से लिखना, समझ रहे हैं यहाँ तक। आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है P क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो आप यहाँ देखें P जो है वॉयलेट है, तो मैंने P को यहाँ पे लिख दिया, ये वॉयलेट कलर की दे रखी है उसने। उसके बाद उसने R की हमें ग्रीन की दे रखी है और Q की हमें रेड की दे रखी है। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो टेम्परेचर ये इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो टेम्परेचर का क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें PRQ आ रहा है, PRQ पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो वीन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, और पोटेंशियल मीटर वायर हैज़ अ लेंथ दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, पोटेंशियल मीटर है एक जिसका लेंथ आपको दी है 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट सो दैट टू गेट पोटेंशियल ड्रॉप 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर ऑन द वायर। तो आपसे कह रहा है कि नॉर्मली जो पोटेंशियल मीटर की लेंथ है वो 4 मीटर है और रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो आपसे कह रहा है कि सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो EMF है वो 2 वोल्ट है। तो एक मिली वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट पाने के लिए आपको कितना टू गेट इतना ऑन द ये, तो आपको कितना क्या निकालना पड़ेगा, इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई कठिन कहानी है नहीं। आप इसमें देख सकते हैं ये आपको दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको के इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ओवर लेंथ। तो 1 मेगावोल्ट दिया था और 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप पहले तो ये निकालो कि कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, ये आपने निकाला। अब आप देखिए, आपने एज्यूम कर लिया रेजिस्टेंस R है, तो पूरे पोटेंशियल मीटर में 2 लोग हो जाएंगे। एक तो पोटेंशियल मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक जो हम बाहर से जोड़ेंगे वो हो जाएगा। तो हम आई नेट निकाल लेंगे। तो आई नेट निकाला हमने तो 2 8 + R आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर निकालेंगे। तो ये हमारा टोटल करंट थी, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो मैंने ये हमारा I था और R था मेरा, जो था मेरा वैल्यू 8, वो मैंने 8 से इंटू कर दिया, तो मेरा 16 8 + R आ गया। अब ये जो है मेरी, ये पोटेंशियल अक्रॉस वायर है और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस वायर निकालोगे तो V1/L, जो हमने पोटेंशियल एक्चुअल में निकाल रहे हैं, तो अपॉन L करेंगे। तो लेंथ 4 थी, तो ये
ये और इसके बराबर होंगे तो दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो R32 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया है, इस क्वेश्चन में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया है, दूसरा आपको डेटा दिया है, उस डेटा से आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पोटेंशियल मीटर की लेंथ दी है, रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, कह रहा है कि रेजिस्टेंस देयर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या कनेक्ट करें, 2 वोल्ट के अक्रॉस कि हमें इतना ग्रेडियंट मिल जाए। तो इसका मतलब है एक ग्रेडियंट ये दिया है, दूसरा ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल ओवर लेंथ। तो लेंथ तो हमको बच्चों 4 दे रखी है ना, तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो उस वायर का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, IR। तो आर तो हमें उसका दिया है 8, लेकिन हमें आई नहीं दिया है, तो मैंने आई कैसे निकाला, तो मैंने पहले आई निकाल लिया। एक्सटर्नल सर्किट जब रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल होते हैं ईएमएफ के अक्रॉस, तो मैंने आई निकाल लिया, आई के बाद मैंने वी निकाल दिया, वी के बाद मैंने उस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दिया, दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम को यूजिंग है नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। तो जितने भी हमारे अभी हम हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं आपके लेवल में नॉन रिलेटिविस्टिक ही है, इससे कंफ्यूज मत होना। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी गिवन। तो स्पीड ऑफ ऑर्बिट पूछा है, तो बच्चों जो स्पीड का फॉर्मूला होता है आपको जनरलाइज फॉर्म में याद होनी चाहिए। तो v इक्वल टू होता है 2.18 10⁶ Z/n। ये जो फॉर्म है बच्चों ये हमारा जनरलाइज है। अब हीलियम का जो जेड होता है वो 2 होता है। ठीक है, प्लस का मतलब है उसमें जेड में हम कुछ नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर कर देंगे, दे देंगे, डोनेट कर देंगे तो प्लस चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो जेड हमने यहाँ पे 2 रख दिया और आपसे पूछ रहा है कि 3 के लिए निकालो, तो 3 के लिए निकाल दो। जनरली मैं आपको बताऊँ एन के टर्म में रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पर बोर रेडियस की जो वैल्यू होगी 0.53 एंगस्ट्रॉन, और जो रेडियस है बच्चों इसकी यूनिट फर्मीमीटर है, और टाइम पीरियड होता है NQ × T1, पहले का टाइम पीरियड NQ। और N क्या है देखो, जैसे हाइड्रोजन N1 है तो इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। एक बढ़ा दो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक और बढ़ा दो इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये करा भी है ऑलरेडी, एक बार मैंने किसी को करवाया था ये। तो इसमें आपको वायर दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालो ओ पे। तो बच्चों देखो इस ओ पे आप निकाल लो, तो इसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि कितने कंपोनेंट हैं। देखो पहला वायर ये है, दूसरा वायर ये है, और तीसरा पूरा ये सेमी सर्कुलर आधी रिंग है। ठीक है, तो आधी, अब देखो मान लीजिए इस वायर का B1 है, आप इस वायर को जो ऐसे है इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा आंसर में चेंज नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, डायरेक्शन में भी नहीं आएगा। तो एक तो आपका इस B1 की वजह से हो गया, इस 1 वाले के, एक इसकी वजह से हो गया दूसरा सरफेस, एक इसकी वजह से हो गया तीसरा सरफेस। अब वायर का क्या होता है, जब ऐसे वायर होती है बच्चों आपकी, कैसे वायर, ये आई है, ये डिस्टेंस R है, तो आपका यहाँ पे जो B होगा वो होगा μ0I/4πr। ठीक है, और तो मैंने ये लगा दिया और इसके लिए भी लगा दिया। बस इसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन -k की तरफ, और इसकी डायरेक्शन ये कहाँ को है, YZ है तो अंदर की तरफ, तो -I की तरफ। अब जो आपका ये सेकंड सरफेस है इसका ये बन गया, सेकंड सर्किल इसमें जो होता है वो होता है μ0/4r। तो तीनों मैंने लिख लिए, तीनों को आप ऐड कर सकते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 I में हो जाएंगे, एक उसमें हो जाएगा, ये वाला K में हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी आपका K में, दूसरा वाला भी K में रहेगा, तो इसका आंसर -2K, और आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो डी ब्रोगली का वेवलेंथ वाला रिलेशन आपको याद ही होगा। P = क्या होता है, P = बच्चों होता है hc/λ। तो इसका मतलब है P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसका हो जाएगा रेक्टेंगुलर पैराबोला अगर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू EMF V and then disconnected from it or direct slab K which can just fill the air gap of capacitor is which of following is incorrect। तो बच्चों जब भी आप ऐसा करोगे, किसी कैपेसिटर को आप चार्ज करोगे, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है तो इसमें भी एयर है
अब इसमें आपने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया है और इसको चार्ज कर दिया है, ठीक है। तो जो नया सी न्यू जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा के टाइम सी ओल्ड, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। और वही बात आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की करें, पोटेंशियल की करें या एनर्जी की करें, वो के टाइम घट जाएंगी पुरानी वैल्यू, ठीक है। ये तीनों वैल्यू घट जाएंगी कब? जब आपने इसको चार्ज करके इसके बीच में कैपेसिटर भर दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो एनर्जी स्टोर इन डिक्रीज के टाइम, ठीक है। चेंज चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, आप देखो चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या हो जाएगी u बाई के माइनस इनिशियल u, ठीक है। तो इसको आप u अगर कॉमन निकालें तो हो जाएगा k -1, और u की तो आपको वैल्यू पता ही होंगे, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है, और क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ क्यू बी। तो इसमें ये भी सही है, अगर आप यहाँ हाफ सी बी स्क्वायर रख देते हैं तो यही तो बनेगा। तो सेकेंड भी सही है। थर्ड, द चार्ज ऑन द कैपेसिटी इज नॉट कंजर्व, ये गलत है। चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है, चार्ज इसमें सेम रहेगा। तो जब हम कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस भर देंगे तो चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, सी के टाइम बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी या कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी 1 के टाइम घट जाती है। 3 पैरामीटर घटते हैं, एक बढ़ता है। तो इसमें कह रहा है कि चार्ज नॉट कंजर्व, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। तो इनकरेक्ट जो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है 15, ये जो मैं देख रहा हूँ नीट में बहुत बार आ रहा है और बेसिक आ रहा है। कह रहा है कि द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 उसकी लेंथ है, और उसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप। अब आपको अगर फ्रिक्वेंसी याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है V/4L1, ठीक है, और ओपन की जो होती है वो होती है 3V/2L2। मैं दोनों की लेंथ अलग अलग एज्यूम कर रहा हूँ। इसकी आपको लेंथ दे रखी है 20, और आपसे पूछा है कि ओपन की बताइए, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। V से तो V कट गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 6L1, तो 6 × 20 120 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको भी हमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्लोज की ये हो गई और फंडामेंटल का ये हो गया, दोनों को मैंने इक्वेट किया तो आंसर ये आ गया, ठीक है। बच्चों ये बड़ी दिक्कत हो रही है आज मेरे को, क्योंकि मैंने ये कल ऑलरेडी मैंने पेपर सॉल्व कर दिया था। हुआ क्या कि किसी वजह से वो पूरा फोल्डर ही गायब हो गया मेरा, जब एडिटिंग चल रही थी तो वो पूरा फोल्डर गायब हो गया। तो आज मुझे फिर कल वाले ही सॉल्यूशन दिखाने पड़ रहे हैं। लेकिन आपको अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए स्पेशली, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थोड़ी इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, अगर मैं बीच में अपना सीक्वेंस तोड़ दूँ तो आपको बुरा लगेगा, आप सोचोगे कि हम इसकी वजह से पेपर देखने आए थे लेकिन ये खुद ही गायब हो गया। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका जहाँ बुरा होगा बच्चों का तो वहाँ टीचर को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए मैं फिर ऐसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझना थोड़ा। 16 कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज ए, और नहीं, प्रिज्म एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज कॉट A/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो दिया है बच्चों वो कॉट A/2 है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालना है। तो अगर आपको प्रिज्म के फॉर्मूले याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में उड़ा सकते हैं। फॉर्मूले क्या हैं, जैसे n इक्वल टू होता है प्रिज्म का फॉर्मूला a प्लस एंगल ऑफ डिविएशन बाई 2 ओवर साइन A/2, ठीक है। अब आपको ये दे दिया है कॉट A/2, ए आपको प्रिज्म एंगल दिया है, तो साइन A प्लस डेल्टा m/2 ओवर साइन A/2। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस ओवर साइन। तो कॉस A/2 ओवर साइन A/2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 इक्वल टू साइन A/2। तो ये A/2 से A/2 कैंसिल हो गया। और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा बच्चों, कॉस थीटा कब आता है, जब हम साइन 90 माइनस थीटा कर देते हैं। ये क्लास 10th के हैं तो इसलिए नीट में इनके एप्लीकेशन हुए हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन 90 माइनस A/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, तो साइन से भी साइन कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू ए प्लस, ये पूरे में होता है डेल्टा एम बाई टू, और जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 2 का इंटू करिए 180 माइनस 2a। ठीक है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, ये आपका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बार ये भी कर रखा था। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 16। ठीक है, इससे नीचे आप नहीं जाइएगा। तो क्वेश्चन 16 आपका यही है। कैसे हमने सॉल्व किया एक बार आप समझ सकते हैं। एन की वैल्यू मैंने कॉट ए बाई टू हमें दी थी, कॉट ए बाई टू रख दी, उसके बाद मैंने बस ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रखी है। 2 फॉर्मूले यूज हुए इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की। ठीक है, तो क्लास 10th में आपके 100 में से 100 भी आए होंगे मैथ्स में, तो आप फॉर्मूले ना भूलें, जिसे ये फॉर्मूले नहीं आते वो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, वो क्या है देखिए। आपसे एक लॉजिक गेट दे रखा है आपको, तो लॉजिक गेट में आपको पता ही है ऑपरेशन इनका कि नॉट गेट है, ए है तो इससे क्या निकल के आएगा ए नॉट, वैसे ये बी है तो बी से क्या निकल के आएगा बी नॉट। अब ये जो है मेरा ये नॉर गेट है, तो और गेट का काम क्या होता है, दोनों को ए डॉट बी में लिखना, लेकिन नॉर का काम क्या होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ए बार प्लस बी बार तो लिखना ही था आपने, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लिख देना था। ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि जो ए बार प्लस बी बार है उसको आप ए डॉट बी का बार लिख सकते हो। ठीक है, या जो ए प्लस बी का होल बार है उसको आप ए बार प्लस बी बार लिख सकते हो। तो इन दोनों को अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी का होल बार और 2 बार मतलब ए डॉट बी, बार से बार उड़ गया। ए डॉट बी जो हो गया, ए डॉट बी हम क्या किसको कहते हैं, ए डॉट बी हम एंड को कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला हो गया। ठीक है, एंड में हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है, एंड में क्या होता है ए डॉट बी। ठीक है, और में जो होता है वो होता है ए प्लस बी। नॉर में हमारा और का जस्ट उल्टा कर दीजिए बच्चों, ए बार बी बार। एंड में एंड का उल्टा कर दो, बचा एंड नॉट, तो नॉट में हमारा इन्वर्टर भी कहलाता है नॉट गेट। तो नॉट गेट बच्चों एक ही इनपुट होता है उसमें, और एक इनपुट दोगे उसका वो कॉम्प्लीमेंट दे देता है। ठीक है, 3 हमारे बेसिक गेट होते हैं, और एंड नॉट, और 2 हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नॉर। ठीक है, एक्सक्लूसिव भी है हमारे सिलेबस में। और अगर आपको ये देखना है कि नैंड और नॉर कैसे यूनिवर्सल गेट हैं, आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स में जाइए, वहाँ आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड आप वहाँ जाके कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मैं इतने नीट के पेपर तो खुद ही करके बैठ गया हूँ, तो मैंने अभी तक 10-12 पेपर कर दिए हैं, तो 10-12 में मैंने ये लगभग 6 या 7 बार ये क्वेश्चन देख लिया कि कार्नोट इंजन को हमें यूज़ करना है रेफ्रिजरेटर, और सेम क्वेश्चन देखा है। तो बच्चों इसको जब आप करोगे, सिंपल सी बात है, इफ़िशियंसी ये होती है कार्नोट इंजन की, या ये पूरा इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो हमारे फॉर्मूले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे कार्नोट भैया के हैं, और ये मेरा रेफ्रिजरेटर का है, रेफ्रिजरेटर का। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर में हमने यूज़ करना है, तो उस केस में आप ज़्यादा फॉर्मूले एग्जाम में मत ड्राइव करिए, आप इसको याद रखिए सीधा कि वहाँ पर इफिशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में ये रिलेशन होता है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू ये आपको ऑलरेडी आती है, तो यहाँ से आपका हीट निकल जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे हीट निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको बीटा भी तो पता होना चाहिए, बीटा आपको नहीं दिया है, तो बीटा आपको कहाँ से मिलेगा, इफिशियंसी से। तो आपने इफिशियंसी रखी, यहाँ से बीटा निकाला, और जैसे ही एक बार बीटा आ गया आपने इसमें पुट कर दिया। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपको इफिशियंसी दे रखी है, आपको हीट दे रखी है, और आपसे पूछा है कि कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा लोअर टेम्परेचर में। तो आपको रेफ्रिजरेटर की कहानी पूछी है, तो आप यहाँ से इफिशियंसी से बीटा निकालिए, और इस बीटा को यहाँ पर पुट करके थीटा निकाल लीजिए या क्यू निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, और दूसरा भैया फोटो इलेक्ट्रिक, मैंने भी वही अगेन बात रिपीट करूँगा, 12-13 पेपर मैंने कर दिए होंगे, तो हर पेपर में फोटो इलेक्ट्रिक है, तो आपके 4 नंबर यहाँ से डन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मेटालिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 43 V नॉट, सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद लाइट 2 लैम्डा। पहले हमने लैम्डा डाली, फिर 2 लैम्डा डाल दी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले में 3 V नॉट था, अब V नॉट है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। तो हम इसमें लगा देंगे अपनी
आइंस्टीन साहब की इक्वेशन तो जैसी मैंने लगाई तो पहली बार मैंने ये लगा दी एच वी नॉट के लिए। हमें दो डेटा दिए थे कि एक बार थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ये है, एक बार थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ये है। तो मैंने ये तो मेरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये आपको पता होगी। ये जनरल इक्वेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ये उसको वेवलेंथ के फॉर्म में है, ये हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में। तो ये हमें जो डेटा देंगे हम वो लगाएंगे। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, हमने यहाँ पे क्या करा, पहले लैम्डा के लिए लगाया, फिर 2 लैम्डा के लिए, ये 2 बन गए। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, इस वी नॉट ई की पूरी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। 3 के टाइम में सॉल्व करेंगे, आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगी। तो हमारा लैम्डा नॉट की वैल्यू 4 लैम्डा इसमें आ रहा है, जो कि पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन बच्चों, अगेन EM वेव भी एक क्वेश्चन डन है। अगर आप मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक पूछोगे तो EM वेव भी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर नीट। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि रेडिएशन एनर्जी ई है, फॉल परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें दो जो फैक्टर होता है दो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2E/c। और अगर एब्जॉर्बिंग होगा तो E/c। ठीक है, जहाँ पर जो हमारा E है वो क्या है, रेडिएशन एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कई बार घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक मास मूव कर रहा है सर्कल में ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v0 एट r0 एंड द मास अटैच टू स्ट्रिंग विद पास इतना होल इतनी एज सोन इतना। तो आपसे कह रहा है कि r0 पे ये v0 पे मोशन कर रहा है, तो कह रहा है कि तो टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, टेंशन बढ़ा रहे हैं उसका, तो उसका जो मास है वो मूव करने लग गया r0/2, मतलब पोजीशन चेंज होगी। तो बच्चों जब भी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, पोजीशन चेंज होने के कारण आप कंजर्वेशन लॉ, मैकेनिक्स में कंजर्वेशन लॉ यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप एंगुलर मोमेंटम, अब आप सोचेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लगा, तो पोजीशन है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर मोमेंटम लगाएंगे तो वेलोसिटी आपको नहीं दी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या दिया है, लोकेशन का पॉइंट दिया है। ठीक है, लोकेशन का पॉइंट दिया है, मास दिया है। तो आप कंजर्वेशन में आप देखेंगे एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, r×p, या बोल सकते हैं rp sin थीटा, मैक्सिमम के लिए rmv। ठीक है, rp या rmv। तो मैं अगर दो पॉइंट पे लगाऊं, पहला v0 r0 और दूसरी जो पोजीशन जब टेंशन बढ़ा है v1 r0/2, तो इन दोनों पे लगाऊं तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो L इक्वल टू होता है mvr। ठीक है, L इक्वल टू होता है पहले r×p, अगर मैक्सिमम की बात करें तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो r×rp हो जाएगा, और p की वैल्यू क्या होती है mv, तो mvr कह देते हैं इसको। दोनों में लगाए तो v1 आ गया, लेकिन आपसे पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो ये लग गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते, क्योंकि लीनियर मोमेंटम यहाँ पे बच्चों कंजर्व रहता ही नहीं है, अगर मैं इसकी सच्चाई बताऊँ, लीनियर मोमेंटम कोलिजन है, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल है, रिकॉलिंग ऑफ गन है, ऐसे केसों में कंजर्व रहता है। ठीक है, या कोलिजन वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपके डिस्टेंस भी वेरी हो रही है, वहाँ पर डिस्टेंस वेरी नहीं होती है, वहाँ पर मास और वेलोसिटी की बात होती है, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, मास वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस की बात हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम लगाइएगा आप। ठीक है, तो हमने एक बार वेलोसिटी निकाल दी, अब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही होती है, फाइनल में फाइनल डेटा रख दीजिए, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 आपके लिए। 22 क्वेश्चन है बच्चों, टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ईच हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विथ कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट एट अ सेंटर, द intervening space is filling with oil of refractive index 1.7, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन। तो बच्चों जो इसमें बीच का सिस्टम है ऑयल, अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर इसका आप एक डायग्राम बनाएं तो डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो आपसे ऐसा कह रहा है इस केस में कि आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ये हो गए। ठीक है, अब इसके कॉन्वेक्स साइड दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में कहानी क्या है, जैसे ये वाला है ये R हो जाएगा और सेकंड वाला फोकस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, R1 तो R हो जाएगा, सेकंड वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपसे कहा है कि उसके प्लेनो कॉन्वेक्स को टच करा है ऐसे, ये दो जो लेंस हैं ऐसे टच कर रखे हैं, और बीच में हमने भर दिया है ऑयल। तो ऑयल भी यहाँ पे लेंस की तरह बिहेव करेगा, और आप देख सकते हो किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऑयल यहाँ पे किस चीज़ की तरह बिहेव कर रहा है आप देख सकते हो, ये बीच वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लेंस फर्स्ट है,
ये लेंस सेकंड है और ये लेंस थर्ड है। तो लेंस फर्स्ट के लिए लेंस मेकर लगाइए। आपको बताया है कि 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। प्लेनो है तो R1 R आपको 20 दिया है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। और जो ये बीच वाला है इसके लिए आप जब डेटा लगाएंगे कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया, ये मेरा फॉर्मूला है। अगर मोर देन वन लेंस हैं तो आप, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ऐसे आप ऐड करेंगे, ये मैग्नीफिकेशन का है, ठीक है। अब f1 की निकालें, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, n दिया था आपको 1.5, देखो 1/R1 जो हो गया 1/20, 1/R2 जो है 1/∞ 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/40। सिमिलरली f2 निकालते हैं, सेम केस, क्योंकि दोनों का सेम था, नहीं भी निकालते कंपटीशन में चलेगा, मुझे निकालना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तीसरा आप निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, तीसरे के लिए आप ध्यान से देखिए इस फिगर को। पहले के लिए समझ में आता है कि R2 तो इन्फिनिटी होगा क्योंकि एक सरफेस प्लेन है, दूसरे के लिए भी समझ में आता है, लेकिन जो बीच वाला है ना बच्चों वो ये है, ठीक है। इसके लिए R1 R2 इन्फिनिटी, एक भी इन्फिनिटी नहीं होगा, दोनों की वैल्यू होगी। अब ये वाला जो सरफेस है इसका पहला फोकस यहाँ होता है, दूसरा इस साइड होता है, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा और ये वाला हमारा एक 20 हो, ये -20 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, एक -20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू, आप इसमें देख सकते हैं n-1, n दिया था आपको, तो अगर ये R1 R2 अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐड होके 2/R2, तीन आ गए, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। और ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जब इसका हम निकालें फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू n-1, ठीक है, n-1 1/R1 -1/R2 होता है। तो कॉनकेव का पहला वाला R1 क्या होता है, R1 इसका नेगेटिव होता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप नेगेटिव में कन्फ्यूजन ना करें। ये हो जाएगा, दोनों बराबर ही हैं, R1 कर लिया मैंने, ठीक है। तो n-1 तो -2/R1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों तब ये नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक्स हुआ है, ये नेगेटिव में होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। तीनों को आप ऐड कर दीजिए फोकल लेंथ, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन में है तो ये बन गया, तो हमारा फोकल लेंथ कितना आ गया 50। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यही थी बच्चों, जो बीच वाला है ना उसके लिए दोनों R1 भी होगा R2 भी होगा, और जबकि जो और दो है उनके लिए एक इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि नाम में प्लेनो छिपा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल और लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू it pass over frictionless pulley at edge of the table and from its other end B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and table इतना, when the block A is sliding on the table the tension, तो टेंशन निकालना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये वाली कहानी है हमारी, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इसमें पूरी कहानी है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया है ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, ये फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यहाँ पे, टेंशन इस साइड, इसका ऊपर को। तो आप इसके लिए FBD लगाओगे तो m2a इक्वल टू m2g माइनस टी। इस वाले के लिए FBD लगाओगे, m1a इस साइड को मोशन हो रहा है तो इस साइड में सारे लेंगे, तो टेंशन माइनस, ये अपोजिट लगेगा तो माइनस कर दिया। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आपका ए आ जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा। इस एक्सलेशन की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, रख के आप सॉल्व कर लेना, आपका टेंशन आ जाएगा, ठीक है। FBD है, मैं वैसे भी लॉज ऑफ मोशन में FBD कराने वाला हूँ, आप अगर चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, एक एक डिटेल में हर चीज़ को डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया होगा ना, हमने इसके FBD लगाई, इसके FBD लगाई और दोनों को मैनिपुलेट करके ए निकाल लिया। जैसे ही ए की वैल्यू आई, हमें तो टेंशन निकालना था ना, तो इसमें रख दिया, आप चाहे तो इसमें भी रख दो, आपकी मर्जी, किसी एक में रख दो। अगला क्वेश्चन है 24 सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और कह रहा है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम मीन पोजीशन इज v1 v2, इट्स अ टाइम पीरियड। तो इसको हम अगर करें तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है SHM में, ये वेलोसिटी होती है। तो कह रहा है कि जब x1 डिस्टेंस है वहाँ पर कितनी है v1, और जब x2 है तो वहाँ पर कितनी है v2 है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा ये, और टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2π/ω। इन दोनों को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, उसके बाद ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अगला क्वेश्चन है 25,
A ship is moving westward with speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northward with speed 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest. तो बच्चों ये आपका रिवर बोट प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर आप डायग्राम में इसको खींचें तो ये आपका इसका डायग्राम बन जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है इसके रिजल्टेंट पे जो आप परपेंडिकुलर डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पर अगर 45 लगाए साइन 45 तो ये वाली आपको निकल जाएगी। जैसे ही ये निकल जाएगी आप वेलोसिटी पर लगाइए। वेलोसिटी आपको तो टाइम निकालना है ना, और टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम होगा आपका वैसे होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस में आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो इनकी वेलोसिटी है रिजल्टेंट, ये निकाल लो पहले। वी आपको दिया है, वी बी आपको दिया है, और वी ए कितना दिया है, पहले की दी है आपको 10 किलोमीटर, दूसरे की भी 10 किलोमीटर। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 10√2। तो स्पीड तो हो गई 10√2। अब जो इस रिजल्टेंट पे परपेंडिकुलर होता है बच्चों वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप साइन कॉस कोई भी यूज़ कर लो, यहाँ पर साइन ज़्यादा सही रहेगा। साइन से मैंने निकाल दी 50√2, तो आंसर आ गया 5 सेकेंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, रिवर बोट प्रॉब्लम है। काइनेमेटिक सीरीज जाइए, वहाँ से देख सकते हैं और डिटेल में आंसर को। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए है, अ रॉड ऑफ वेट W is suspended या is supported by two parallel knife as A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knife are at a distance d from each other. The center of mass of the rod at a distance x from A, ठीक है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इज। तो बच्चों लेबर प्रिंसिपल अगर आपको आता है तो आपको ये डायग्राम जो कह रहा है वो ये है। ए और बी दो पॉइंट हैं, दोनों के नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर लगते हैं नॉर्मल रिएक्शन और टुवर्ड्स द बॉडी लगते हैं, तो यहाँ से ऊपर को हो जाएंगे। और सेंटर ऑफ मास अगर इसका वेट देखेंगे नीचे को होगा। तो ए से अगर इसकी डिस्टेंस एक्स है, टोटल डिस्टेंस डी दे रखी है, तो ये डी माइनस एक्स। तो आप जब भी आप इसको करेंगे ना, जब भी आप लेबर प्रिंसिपल लगाएंगे, लेबर प्रिंसिपल में एक ऊपर का फोर्स लिया जाता है, एक नीचे का, दोनों एक जैसे नहीं लिए जाते। लेबर प्रिंसिपल में आप इन दोनों पे कभी नहीं लगा सकते, आप बैलेंस करते हैं। लेबर प्रिंसिपल मतलब आपने तराजू देखा होगा, जब आप एक तरफ सामान रखते हैं तो दूसरी तरफ ऊपर हो जाता है, फिर जैसे आप उसमें बट्टे डालते हो तो सामान से अगर बट्टे ज़्यादा हो गए तो वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये वाला फोर्स इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस और ये वाला वेट इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये बराबर होंगे, ये आप इस पर लगा लीजिए, ठीक है। अब हमने फ्रॉम ए निकालना है तो मैं ए से लगा रहा हूँ, अगर फ्रॉम बी निकालना होता तो मैं यहाँ से लगाता। तो एन ए, ये एन ए बच्चों एन ऑफ ए है, ठीक है। एन ए ऑफ ए इक्वल टू ये, तो एन ऑफ ए इक्वल टू ये है, तो ये हमने सॉल्व किया। तो एन ऑफ ए निकालना है, अगर मुझे एन ऑफ बी निकालना होता तो मैं इसमें क्या करता, एन ऑफ बी इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू वेट इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से भी एन ऑफ बी निकल जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं होगा, ये 27 होगा। 27 कह रहा है तो अप्रोप्रिएट डेप्थ ऑफ द ओशियन इज इतना, डेप्थ दी है आपको, एंड द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ ए वाटर इज इतना, एंड द डेंसिटी ऑफ इज इतना, फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन ऑफ वॉल्यूम। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मॉड्यूलस डिफाइन किया हमने। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, भले ही वो यंग मॉड्यूलस आए, वो बल्क मॉड्यूलस आए, शेयर मॉड्यूलस आए। बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, डायमेंशन पूछी जाती है, ठीक है। तो ये मेरा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, ठीक है। जनरली जो बच्चों बल्क मॉड्यूलस है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F/A और स्ट्रेन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो F/A हमारा जो स्ट्रेस है उसको हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव में होता है अगर ये एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो डेल्टा V ये आ गया। तो आपसे पूछा है फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट अ वॉट। तो फ्रैक्शनल मतलब पहले कितना था और उस क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो वो ये है। कई बार आ जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, तो यहीं से निकलेगा P/B, ठीक है। अब डेप्थ में दिया है तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ρgh, ठीक है। और B जो है बल्क मॉड्यूलस है। मैं आपसे कह रहा हूँ 1/, बल्क मॉड्यूलस होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का आप इंटू कर दीजिए, यू विल गेट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 मूव इन इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल। तो बच्चों पार्टिकल एक्साइटेड हो जा रहा है हायर लेवल को, ठीक है। तो आपसे कह रहा है आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए इफ द फाइनल वेलोसिटी v1 v2 देन। तो बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कुछ हुई होगी, उसने एक कुछ खा लिया तो माइनस ही कर लिया, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ
ये, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए हाफ एम बी स्क्वायर, तो मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, रिलीज़ करेगा तो पॉजिटिव में रहेगा। तो ये हो गया, दोनों में वैल्यू रख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है देखिए हाफ एम बी स्क्वायर M1U1 माइनस ही प्लस का होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड है तो ये ये नहीं हो सकता क्योंकि इधर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। एब्जॉर्ब कह रहा है, ठीक है। अगर रिलीज़ कहता तो हम प्लस में रखते। 29 कह रहा है आपसे, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड। हाँ, ये तो थर्ड लॉ है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो के आर की पावर 3 है। तो आपसे पूछा है इफ द मास ऑफ सन एंड प्लैनेट आर एम एंड कैपिटल स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली देन एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दम इज इतना, तो रिलेशन बिटवीन जी एंड के। तो बच्चों बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले यूज़ करने हैं इसमें। आप अगर देखें ये आपका 29 है, टाइम पीरियड 2 पाई आर ये हो गया, वी जो है मेरी स्पीड है, स्पीड कितनी होती है √GM/r, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये जो है मेरा के है कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट लॉ हो जाएगा ये हो जाएगा। ये बस थोड़ा रीअरेंज करना था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा टी स्क्वायर देन रिलेशन बिटवीन जी एंड के। अच्छा, जी एंड के बीच में रिलेशन निकालना है, एक मिनट, अभी तो हमने टी के निकाल दिया ना जी और के में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने टी का निकाला, लेकिन आप ध्यान से देखिए जिसको हम कांस्टेंट करें के, यहाँ से देखो आप GM के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको GM वाला बताना है, ये नहीं बताना है। तो GM के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये ऐसी क्वेश्चन था बच्चों फालतू टाइप का, और कोई ज़्यादा वो था नहीं। अगर आप रिसर्च करते तो तब आपको लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा था। क्वेश्चन कह रहा है एक ब्लॉक है, मास m है, क्वेश्चन 30 में चलते हैं, और कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड दी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू और रिटार्डेड फोर्स इतना, ट्रैवलिंग फ्रॉम 20 to 30 इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, जब भी आप मेरी बात पे ध्यान समझना, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, आपको वर्क दिया हो, जब भी आपको वर्क दिया हो, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ जानी चाहिए। जब भी आपको मास दिया है, वेलोसिटी दी है, आपसे वर्क पूछा है, तो आपको काइनेटिक थ्योरम याद आ जाना चाहिए। जब भी आपको वेरिएबल फोर्स की कंडीशन दी है, जैसे कि 2 से 4 में कितना वर्क होगा, और लेकिन मास वेलोसिटी सही से दी है, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में क्वेश्चन, हर पेपर में उसका एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम जाएँ, तो पता है मुझे मास दिया था, मुझे वी इनिशियल दिया था, फोर्स दिया था, और कहाँ से ले जा रहे हैं 20 से 30। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, भले ही कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो। तो जैसे इसमें लगाएं तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, लेकिन वर्क डन यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल का वर्क डन होता है बच्चों F.dx, ठीक है, XI से XF। तो ये मैंने रख दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इनिशियल तो दी थी ना हमको मास और वेलोसिटी, इससे मैंने इनिशियल निकाल ली, ये रख लिया। अब जैसे ही आप फाइनल निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, तो ये F.dx वैल्यू दी है आपको वर्क की 0.1x, इंटीग्रेशन किया तो -25, इस -25 को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये -25 आ गया, 500 ये था हमारा, तो इधर जब हम भेजेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 475, ठीक। तो ये हमारा था 475। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लो पैरेलल टू रूफ ऑफ ए हाउस, द एरिया ऑफ इतना, एज्यूमिंग दैट प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो भाई, प्रेशर की कहानी है, और क्या कह रहा है, सेम पैरेलल लाइन। तो सेम पैरेलल लाइन में जो बर्नौली थ्योरम है, बर्नौली थ्योरम क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एट अ सेम लेवल, दोनों तरफ हाइट सेम है, तो बराबर होंगी, तो कट जाएंगी। तो सेम लेवल पे जो हमारी बर्नौली थ्योरम है वो ये बन जाएगी। अब बर्नौली थ्योरम में हम क्या करेंगे, देखिए इनिशियल जब लगाएंगे एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे पी था, ठीक है, और अंदर उसका पी नॉट था, जब सेकेंड उसमें देखा काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, और एक केस में हमारी क्या थी, 0 थी। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सारे, इजीली आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 32 देखिए, 2 स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m एंड रेडियाई
2 and 2R are released in free space with initial separation is 12R. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। If they are attract each other due to gravitational force, the distance covered by small body before collision. तो आपको सिंपल सा जो डेटा दिया है वो ये है, देखो ये M1 है, ये M2 है, 12R की डिस्टेंस है, ठीक है। इसकी ये अपना है, मतलब ये जो गोला है ना, ये अपना मास है इसका और अपनी रेडियस है। वैसे ये गोला है, इसका अपना मास है, अपना रेडियस है। अब उसके बाद हमने देखा जब ये कांटेक्ट में आ जाएंगे, ये तो कोलिजन से पहले है, कोलिजन के बाद ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये कह रहा है कि 3R पे रहेगा, ठीक है। साफ साफ आपसे क्वेश्चन में लिखा है R है, तो R ऐड करोगे कांटेक्ट बाद में 3R हो जाएंगे, ठीक है। ये 3R हो गया, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने 12 में से? 9R। समझ रहे हैं, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 9R। अब आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। जो P है, जो मोमेंटम है वो मास के प्रोपोर्शन है, जो एक्सेलरेशन है वो मास के प्रोपोर्शन है, जो डिस्टेंस है वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से आप ये कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। तो जब ये कंडीशन आप लगा लेंगे तो A1 A2 M ये S1 S2, यहाँ से S2 और S1 में रिलेशन निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस बच्चों इसने कवर कितनी करी? 9R। तो इस रिलेशन से देखो P = mv होता है, ठीक है, और A मास के प्रोपोर्शन है, F = ma होता है, ठीक है। तो A जो है हमारा मास के प्रोपोर्शन है और डिस्टेंस जो है एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से जो रिलेशन लगाया आपने, यहाँ से S2 और S1 में रिलेशन लगाया, यहाँ रख दिया, आंसर आ गया। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे ये वाला लगा दो, ठीक है। ये वाला क्या, मान लो पहला वाला x1 डिस्टेंस कवर करी, ये मत सोचो आप, मान लो पहले वाले ने x डिस्टेंस कवर करी, तो दूसरा वाला कितना करेगा? 9R - x। तो पहले के लिए लगा दो M1x = M2x, 9R - x, दोनों को सॉल्व करो, x निकल जाएगा। तो पहला अगर 7.5 होगा तो दूसरा 9R में से माइनस कर लो, ठीक है। ये आपकी चॉइस, आप कौन सा करें। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अलग से वीडियो बनाने को तैयार हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 4 नंबर मेरे लिए बहुत हैं, भले ही आपके लिए मायने ना रखते हैं, क्योंकि एक 4 नंबर से बच्चों आपकी रैंकिंग, मतलब आप 1000 बच्चों को पीछे कर दोगे, ठीक है। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप पीछे नहीं होनी चाहिए, सबका ये क्वेश्चन से होना चाहिए। और रेजिस्टेंस R ड्रॉ पावर P, एक रेजिस्टेंस है बच्चों जिसका पावर P है, व्हेन कनेक्टेड AC सोर्स। AC सोर्स में पावर होती है VRMS × IRMS × cos phi। cos phi जो पावर फैक्टर = R/Z, सच दैट इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट बिकम Z द पावर ड्रॉन। आप कह रहा है जब रजिस्टर था तो पावर P थी, अगर इंडक्टर को रिप्लेस कर दिया जाए सीरीज में, प्लेस कर दिया जाए सीरीज में, मतलब अब सर्किट में R भी है और L भी है, तो इम्पीडेंस Z हो जाता है, तो पावर कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे आप देखिए पावर कितनी है, V²/R। जब हमारा किसका केस है? रजिस्टर का, तो पावर कितनी हो जाएगी? V² = P/R। तो P1 कितना हो जाएगा बच्चों? P1 जो हो जाएगा V × I cos phi, ठीक है। जब 2 होंगे तो वहाँ पे इम्पीडेंस जो I है, Z = क्या होता है? V/I। तो मैंने यहाँ से I की वैल्यू रख दी V/Z, और cos phi की तो वैल्यू वेल नोन है, सबको ही बताया, R/Z, ठीक है। अब जो मैंने पहले रजिस्टर का डेटा था, क्योंकि आंसर हमें रजिस्टर के टर्म में देना है, वहाँ से V² की वैल्यू उठा के रखी है पहले से ही, तो ये V² = मैंने PR रख दिया अपॉन में Z² R, तो इसको सॉल्व कर दिया तो पावर ये आ गई मेरी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन R/Z² P ये हो गया। 34 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो वेल नोन इक्वेशन है 34, कि जो स्पेसिफिक हीट का रिलेशन होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का किसके? डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, वो सेकंड वाला है। एक और कर लेते हैं लास्ट 35। तो 35 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फिगर शोन बिलो 2 पाथ दिए हैं आपको A to C, एक दिया है आपको A-B-C और एक A-C। तो इन प्रोसेस AB में जो आपकी जो हीट है 400 जूल है, सिस्टम को दी है, और BC में 100 जूल है, ये एडेड टू सिस्टम, ये भी सिस्टम को दिया है। तो हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग इन AC। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आपको पता है ABCB में टोटल जो प्रोसेस है साइक्लिक है, साइक्लिक प्रोसेस में U सेम होता है। आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि एनर्जी पे बेस्ड होता है, और ये 0 हो गया तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्म ये बदल गया। तो अब आप देखेंगे इसमें जो वर्क डन है वो टोटल हीट है, तो इस पूरे कर्व का जो वर्क डन है, इसके अबाउट हीट, इसके अबाउट हीट, इसके अबाउट हीट के सम के बराबर होगा। तो देखिए AB/BC/CA, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जो साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है मेरा, वो होता है
एरिया अंडर कर्व, ठीक है। जो इंडिकेटर डायग्राम होते हैं पीवी डायग्राम, उसका एरिया होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, अगर आप देखें ये पीवी कर्व है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 में से माइनस कर दो 2 इंटू 10⁻³ और हाइट कितनी है 6 में से 2 माइनस कर दो 4। तो ये मैंने 2 रख दिया बेस, हाइट ये रख दी। अब जो हीट है ए बी हमको दी थी, बी सी हमको दी थी, सी हमको निकालनी थी क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है, माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर, ठीक है। 35 तक हो गए हैं, आज इतना ही करेंगे, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस करें। और यहाँ तक मैंने वीडियो भी बनाई थी कल, तो वो किसी कारणवश गायब हो गई बच्चों। तो कोशिश करूँगा अब मैं 36 से आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। कंटेंट पसंद आ रहा हो, चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें। और आप जितनी जल्दी आपका सपोर्ट रहेगा उतनी जल्दी मैं आपको बढ़िया से बोर्ड पे कई सारी चीज़ें बता सकता हूँ। स्टार्टिंग ऐसी ही है, बस आप साथ बनाए रखें, अपना साथ जब तक बनाए रखेंगे तो मिलेंगे फिर काफ़ी आगे तक। थैंक यू।